गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने देखा कि बाइसाइक्लो कंपाउंड्स की नेमिंग कैसे की जाती है। उसके बाद में हमारा जो नेक्स्ट कंपाउंड है वो स्पायरो। तो हम बात करते हैं स्पायरो कंपाउंड्स की। ओके, तो स्पायरो कंपाउंड्स होते क्या हैं, पहले तो ये जानिए कि व्हाट इज द स्पायरो कंपाउंड्स। देखिए, हमने कल बात की थी, मैंने दोनों एग्जाम्पल दिए थे। जब दो डबल रिंग हो, ठीक है, जैसे हमने कल बात की थी, एक रिंग की बात करते हैं, साइक्लिक कंपाउंड है साइक्लोब्यूटेन, और एक ये दूसरी रिंग है, ठीक है। ये दो साइक्लिक रिंग हैं, आपस में जॉइंट है, लेकिन ये दोनों ही रिंग हैं, ये ब्रिज कार्बन एटम से जुड़ी हुई है, यानी एक ब्रिज बॉन्ड है, ये रिंग और ये रिंग इन दो कार्बन एटम से जुड़ी हुई है। ऐसे कंपाउंड्स को हमने क्या नाम दिया, बाइसाइक्लो। ओके, जब दो रिंग है, जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं, ये साइक्लोब्यूटेन और ये दूसरा साइक्लोप्रोपेन, इन दोनों रिंग में क्या है कि दोनों एक कॉमन कार्बन से जुड़ी हों, ठीक है। ये कॉमन कार्बन से जुड़ी होती हैं। ऐसे बाइसाइक्लिक कंपाउंड्स को हम बोलते हैं, ऐसे साइक्लिक कंपाउंड्स को हम बोलते हैं स्पायरो कंपाउंड्स। अगर ब्रिज बॉन्ड प्रेजेंट हो तो हम बोल रहे थे बाइसाइक्लो, और दोनों ही रिंग एक कॉमन कार्बन से अटैच्ड हों, उससे जुड़ी हुई हों, तो हम उनको बोलते हैं स्पायरो कंपाउंड्स। तो अब आपको कैसी भी स्ट्रक्चर हो तो सबसे पहले आपको ये पहचानना है कि हम स्पायरो कंपाउंड्स की नेमिंग कर रहे हैं या बाइसाइक्लो की, क्योंकि दोनों की रूल्स थोड़े डिफरेंट हैं, एक जैसी रूल्स नहीं हैं। तो अगर हम इसको पहचान नहीं पाए तो हम क्या करेंगे, डेफिनेटली गलत कर लेंगे। तो एक दो एग्जाम्पल और देखिए, आपको ये बात जानना है कि कैसे कंपाउंड्स हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने ये एक रिंग बनाई, ठीक है, ये लीजिए, तो आपको पहचानना है। आप बताइए कैसे कंपाउंड्स हैं। यस, डेफिनेटली इसमें ब्रिज बॉन्डिंग है, ये दो रिंग हैं, इन दो ब्रिज कार्बन से अटैच्ड है, इट मींस ये बाइसाइक्लो कंपाउंड है। ओके, एक एग्जांपल और दे रहा हूं, ये देखिए, इन दोनों में क्या खास बात है, इन दोनों में ये दोनों एक कॉमन कार्बन से अटैच है, इट मींस ये क्या हुआ, स्पायरो कंपाउंड्स, ठीक है। तो आप स्पायरो कंपाउंड और बाइसाइक्लो कंपाउंड्स को पहचानने लगे हैं। बाइसाइक्लो कंपाउंड्स की नेमिंग हमने कल कर ली है। अब हम बात करते हैं, डिस्कस करते हैं स्पायरो कंपाउंड्स पर। तो स्पायरो कंपाउंड्स को पहचानने के बाद में, जैसे हम कल कर रहे थे ना, ठीक उसका उल्टा करेंगे। कल हम बाइसाइक्लो में क्या किया था कि हम लॉन्ग साइकिल की तरफ टर्न कर रहे थे, आज हम छोटे साइकिल की तरफ टर्न करेंगे, नंबरिंग उधर से करेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं एक मॉलिक्यूल ले लेता हूं, ये एक स्पायरो कार्बन है और ये मॉलिक्यूल है स्पायरो मॉलिक्यूल, ठीक है। कल हम नंबरिंग कर रहे थे बड़े साइकिल की तरफ से, आज हम स्पायरो कंपाउंड में क्या करेंगे, छोटी साइकिल की तरफ से नंबरिंग करेंगे। तो हम नंबर 1 देंगे 1 2, देन इसको हम देंगे 3। अब आपकी मर्जी है, इधर जाइए या इधर जाइए, ठीक है। मैं इधर भी जा सकता हूँ, इधर भी जा सकता हूँ। 4 5 एंड 6, ये सिंपलेस्ट एक स्पायरो एग्जाम्पल लिया मैंने। तो सबसे पहले जैसे उसमें बाइसाइक्लो लिखा था, हम इसमें आज लिखेंगे स्पायरो, ठीक है। और ये ब्रैकेट में हम क्या करेंगे, नंबर लिखेंगे, कितने एटम्स हैं। देखिए इस रिंग में कितने एटम्स हैं, 1 2, और इसमें कितने, 1 2 3। कल हम क्या कर रहे थे, पहले बड़े का फिर छोटे का लिख रहे थे, आज हम सबसे पहले छोटे को लिखेंगे फिर बड़े को रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसमें छोटे में कितने एलिमेंट हैं, 2, देन बड़े में कितने, 1 2 3, तो हम लिखेंगे 2 और 3, ठीक है। उसमें तो ब्रिज बॉन्ड में भी कार्बन हो सकते थे तो उनको भी लिखना पड़ रहा था, नहीं होते तो 0 और होता तो 1। यहाँ सिर्फ इस स्पायरो कार्बन की बात नहीं करेंगे, ठीक है। तो 1 2 एंड 1 2 3, तो दोनों रिंग्स में हमने देखे कितने कार्बन है। इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हैं, पहले छोटा फिर बड़ा, उसमें डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख रहे थे, पहले बड़ा फिर छोटा फिर छोटा। ओके, तो दिस इज स्पायरो 2 3, टोटल कार्बन कितने हैं, 6, सारे सिंगल बॉन्ड है, इट मीन्स दिस इज हेक्सेन। तो ये हुआ स्पायरो 2 3 हेक्सेन, ठीक है। तो ये आपने एक मॉलिक्यूल देखा। अगर मान लीजिए इसमें कहीं पर कोई सब्स्टिट्यूट लगा होता है, यहाँ पर Cl, ठीक है, तो हम इसका क्या नाम रख देते हैं, इस सब्स्टिट्यूट का नाम हम सबसे पहले लिखते हैं, तो हम लिखेंगे 1 क्लोरो स्पायरो 2 3 हेक्सेन। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, आपको एक रूल आपने बनाया, छोटी रिंग की तरफ से हम मूव करते हैं फिर बड़े की तरफ आते हैं, पहले छोटे कार्बन, छोटी चेन में जितने भी कार्बन को काउंट करके हम लिख देते हैं, स्पायरो को काउंट नहीं करते, ठीक है। चलिए ये और एग्जांपल देख लेते हैं।
अब देखिए ये छोटी साइकिल है, ये बड़ी साइकिल है। नंबरिंग हम कर रहे हैं छोटी साइकिल की तरफ से, या तो 1 में इसको दूं या इसको दूं, लेकिन इस पर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। इधर तो हम कभी नहीं जाएंगे क्योंकि पहले छोटी की तरफ से स्टार्ट करना है। किसमें? स्पायरो में। पता कैसे चला? ये स्पायरो कार्बन है इसलिए। तो अब नंबरिंग यहाँ से करूँ या यहाँ से? यहाँ पर डबल बॉन्ड है, फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, तो यहाँ से करना चाहिए। 1 2 3 एंड 4। अब आपके पास दो ऑप्शन है, या तो 5 इधर जाइए या 5 इधर जाइए। 4 के बाद में 5 6 7 8, डबल बॉन्ड को 8 नंबर आ रहा है। अगर मैं यहाँ से इस तरफ जाता 4 के बाद में 5, तो डबल बॉन्ड को क्या मिलता? 5। तो आपके लिए बेटर नंबरिंग ऑप्शन क्या रहेगा? 5 6 7 8 एंड 9। इस तरह से 9 कार्बन का स्पायरो कंपाउंड है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? स्पायरो। अगर सब्स्टिट्यूट होता तो हम सब्स्टिट्यूट को सबसे पहले रिप्रेजेंट करते हैं। तो दिस इज स्पायरो। ओके, अभी हम क्या कर रहे हैं? ब्रैकेट में इन इस रिंग में कितने कार्बन एलिमेंट प्रेजेंट है उनको काउंट करके लिखना है। तो सबसे पहले छोटी साइकिल की बात करते हैं, 1 2 एंड 3। तो आपने लिखा इस स्पायरो के अलावा 3 एलिमेंट प्रेजेंट है, 3 कार्बन इसमें प्रेजेंट है। अब हम बड़ी साइकिल की तरफ देखते हैं, तो इस स्पायरो के अलावा 1 2 3 4 एंड 5, दिस इज स्पायरो 3 5। ओके, और टोटल कार्बन कितने इसमें? 4 5 6 7 8 9 नॉन। मैं इसको नॉन एन लिख सकता था, लेकिन डबल बॉन्ड है इसलिए इन लिखना पड़ेगा, नॉन। ओके, अब इन कहां पर है? 1 2 पर और 5 6 पर। डाइन है इसलिए मुझे लिखना पड़ेगा नोना। क्या लिखना पड़ेगा? नोना। और कहां पर है? 5 नॉन एन से क्या बना? नॉन ब्यूटा, ब्यूट से बना था ब्यूटा, पेंट से बना था पेंटा जब डाइन होती है। तो 1 और यहाँ पर तो 1 कंसीडर होगा, 5 6 में 5 कंसीडर होगा। नोना क्या लिखेंगे? 1 5, ये पोजीशन हो गई। और ये क्या है? डाइन। तो इसका नाम हुआ स्पायरो 3 5 नोना 1 5 डाइन, या 1 5 डाई नोना डाइन। दिस इज नोना डाइन। ठीक है, ये इसका आपका स्पायरो कंपाउंड का नाम हुआ। और देखते हैं और बात करते हैं। ये एक स्पायरो कंपाउंड है। तो चलिए नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करें? छोटी रिंग की तरफ या बड़ी रिंग की तरफ? इसमें छोटी रिंग की तरफ से स्टार्ट करते हैं। अब हमारे पास दो ऑप्शन है, 1 इसको दूं या इसको दूं। अगर मैं इसकी तरफ से स्टार्ट करता हूं तो इस फंक्शनल ग्रुप को 2 नंबर मिलेगा। अगर यहाँ से स्टार्ट करता हूं तो फंक्शनल ग्रुप को 1 2 3 नंबर मिलेगा। तो बोलिए कहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करनी चाहिए? ऑफ कोर्स यहाँ से 1 देन 2 3 4 एंड 5। अब आपके पास दो ऑप्शन हैं, या तो 6 इसको दीजिए या 6 इसको दीजिए। तो आप बताइए 6 किसको देना होगा? यहाँ पर एक फंक्शनल ग्रुप है, डबल बॉन्ड है, तो हम इसकी तरफ से प्रायोरिटी 6 7 और 8 देन 9 एंड 10। टोटल इस स्पायरो कंपाउंड में 10 कार्बन है। इसमें एक सब्स्टिट्यूट है, एक ईन है और एक एल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप है जिसका सफिक्स होता है ओल। ठीक है, तो सबसे पहले हमको क्या लिखना होगा? सब्स्टिट्यूट, और सब्स्टिट्यूट है ब्रोमो, 8 नंबर पोजीशन पे है, तो इट मींस दिस इज 8 ब्रोमो। चलिए आपने सब्स्टिट्यूट को लिख दिया। अब हमको क्या लिखना होगा? अब हमको लिखना होगा स्पायरो। स्पायरो स्क्वायर ब्रैकेट। अब आपको नंबर लिखने होंगे। छोटी चेन में कितने एलिमेंट्स है? 1 2 3 4। छोटी साइकिल में 4। बड़ी वाली साइकिल में कितने एलिमेंट है? 1 2 3 4 5 4 5। ठीक है, अब टोटल कार्बन कितने हैं? डेक।
DEC डेक, लेकिन इसमें इन है, इन की पोजीशन कौन सी है, 6 7 में से 6 कंसिडर होगी, डेक 6 इन। ओके, मेन फंक्शनल ग्रुप है ऑल, और वो कौन से पोजीशन पर है, 2 पर, 2 ऑल। तो ये इसका नाम हुआ 8 प्रोमो स्पाइरो 4 5 डेक 6 इन 2 ऑल, या 6 डेक इन 2 ऑल भी लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, 6 डेक इन 2 ऑल। तो इस तरह से हम स्पाइरो कंपाउंड्स की नेमिंग करते हैं। चलिए एक एग्जांपल और देख लेते हैं, इसके बाद में आपको और क्लियर हो जाएगा कि हम स्पाइरो के नाम कैसे लिखते हैं। ठीक है, ये स्पाइरो कंपाउंड है। अब इधर भी 3 कार्बन की रिंग है, इधर भी 3 कार्बन की रिंग है, दोनों तरफ बराबर है। अगर बड़ी छोटी होती तो हम नंबरिंग किस साइड से करते, छोटी की तरफ से करते। तो हमारे लिए दोनों इक्वल ऑप्शंस हैं। अब दूसरा इसमें ये देखना है कि इसमें 2 फंक्शनल ग्रुप हैं, एक OH और एक कार्बोक्सिलिक एसिड। और कौन सा सुपर फंक्शनल ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक एसिड सीक्वेंस में पहले लिखा मैंने, ये प्रायोरिटी में पहले लेंगे, ये मेन फंक्शनल ग्रुप है। तो जब इसकी प्रेजेंस में ये अपने आप ही कैसे बिहेव करेगा, एज ए सब्स्टिट्यूट। तो हम इस साइड से नंबरिंग करेंगे 1 2 और 3। अब आप 4 इस पर देंगे या इस पर देंगे, डेफिनेटली आप 4 इसको देंगे। क्यों देंगे, क्योंकि इस पर ये सब्स्टिट्यूट प्रेजेंट है, हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट है 4 और 5। और अब इसको एज ए सब्स्टिट्यूट लेंगे, और सब्स्टिट्यूट को सबसे पहले लिखा जाता है, तो हम क्या लिखेंगे, 4 हाइड्रोक्सी। ओके, दिस इज स्पाइरो स्क्वायर ब्रैकेट में आप लिखिए कितने एलिमेंट है, 2। स्पाइरो के अलावा 1 2, इधर स्पाइरो के अलावा इसमें भी कितने 2, तो देन 2 2, टोटल कार्बन कितने 5। और सारे के सारे सिंगल बॉन्ड है, इट मीन्स पेंटेन और ओइक एसिड है 1 पर, तो पेंटेनोइक एसिड या पेंटेनोइक एसिड बोलेंगे या कार्बोक्सिलिक एसिड बोलेंगे, क्योंकि ये कार्बन मेन रूट चेन के साथ कंसीडर नहीं हो रहा है, इसलिए हम क्या बोलेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो पेंटेन 1 कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इस तरह से स्पाइरो कंपाउंड्स के हम नाम लिखा करते हैं। तो अभी हमने सारे कंपाउंड जो आपने देखे, नॉर्मल एलिफेटिक हैं, कुछ एरोमेटिक भी लिए, फंक्शनल ग्रुप की सीक्वेंस ली, कार्बोक्सिलिक एसिड से फिर एसिड डेरिवेटिव्स लिए, नाइट्राइल आइसोनाइट्राइल लिया, एल्डिहाइड कीटोन लिया, एल्कोहल एमीन, फिर बाद में ईथर, फिर हमने स्पाइरो और बाईसाइक्लो कंपाउंड्स के भी नोमेनक्लेचर पढ़ लिए हैं। तो इस तरह से हमने नोमेनक्लेचर तकरीबन कवर कर लिया है। आप और प्रैक्टिस करते रहिए, और जितने भी डाउट्स होंगे और हम कंसल्ट करते रहेंगे। तो हम बात करते हैं इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक की, ठीक है। तो ये नोमेनक्लेचर के बाद में जो हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक या चैप्टर है वो है आइसोमरिज्म। हम बात कर रहे हैं आइसोमरिज्म की, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आइसोमरिज्म को हम डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक होगा आइसोमरिज्म। आइसोमरिज्म जो टर्म है, ये ग्रीक वर्ड आइसोमर से लिया गया, आइसोमर, ठीक है। आइसो का मतलब होता है इक्वल, मर्स का मतलब होता है पार्ट, यानी इक्वल पार्ट्स। ये बेसिक जिसका जो सेंस निकल रहा है वो है इक्वल पार्ट्स, ठीक है। छोड़ दीजिए इस बात को भी। अब हमको समझना है कि आइसोमरिज्म होती क्या है, इसको हम कैसे पढ़ेंगे, ये चीज़ आपको समझनी है। इसको पढ़ने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इसके लॉजिक्स को समझना, इसके फंडास को समझना कि आइसोमरिज्म का मतलब हम कैसे पढ़ रहे हैं, कैसे क्वेश्चंस पुट होंगे, कैसे आपको करना है, ये सब चीज़ आपको जाननी है, ठीक है। सबसे पहले तो आपको ये जान लें थोड़ी सी हिस्ट्री इसकी। बर्जिलियस एक साइंटिस्ट है, बर्जिलियस, उन्होंने ये टर्म प्रोड्यूस किया आइसोमरिज्म। सबसे पहले आइसोमरिज्म टर्म किसने प्रोड्यूस किया, बर्जिलियस। आइसो का मतलब होता है इक्वल, मर्स का मतलब होता है पार्ट्स। तो चलिए आइसोमरिज्म को हम पढ़ने की बात करते हैं।
तो आइसोमरिज्म क्या होते हैं वो हम जान लें सबसे पहले। तो इधर देखिए, आप मुझे बताइए कि एक्टिंग कौन करते हैं? एक्टिंग कौन करते हैं? एक्टर। जो एक्टर होते हैं वो क्या करते हैं? एक्टिंग करते हैं। ड्राइविंग कौन करता है? ड्राइवर। ठीक है, तो उसी तरह से आइसोमरिज्म कौन शो करेगा? तो आपका पहला क्वेश्चन बनता है, बेसिक क्वेश्चन है, आइसोमरिज्म कौन शो करते हैं? तो आपका आंसर होगा आइसोमर्स। तो आइसोमरिज्म कौन शो करेंगे? आइसोमर। अब आपको ये जानना है कि आइसोमर होते क्या हैं। ठीक है, तो ऐसे कंपाउंड जिनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो, जिनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो, वो आइसोमर होते हैं। भाई एक्टर कौन होगा? जिसको एक्टिंग आती हो। ड्राइवर कौन होगा? जिसको ड्राइविंग करनी आती हो। आइसोमरिज्म कौन शो करेगा? जो आइसोमर्स हैं। और आइसोमर्स की पहचान क्या होगी? हम कैसे जानेंगे कि ये दो मॉलिक्यूल एक दूसरे के आइसोमर हैं? तो सबसे पहला काम ये करना है कि चेक करना है कि दोनों के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है कि नहीं। अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है तो वो आइसोमर है। तो आइसोमर की पहचान क्या होगी? दो कंपाउंड X और Y, दो कंपाउंड हैं, ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर हैं कि नहीं, ये जानने के लिए ये चेक करना होगा कि दोनों के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है कि डिफरेंट है। अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम आता है तो डेफिनेटली वो आइसोमर्स हैं। वो आइसोमर्स कैसे होंगे, कैसी आइसोमरिज्म शो करेंगे, ये अभी डिस्कस नहीं करना है। पहला काम करना है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेक करना है। ओके, देखते हैं एक एग्जांपल। जैसे मैंने यहां पर, अभी हमने आइसोमरिज्म कोई टॉपिक नहीं पढ़ा, हम कुछ नहीं जानते हैं, फिर भी हम देखते हैं। मैंने यहां पर इस तरह से 1, 2 एंड 3, तीन मैंने अलग अलग हाइड्रोकार्बन बनाए, 1, 2 एंड 3। ओके, हमने नोमेनक्लेचर पढ़े। दिस इज अल्कोहल, दिस इज कार्बोक्सिलिक एसिड एंड दिस वन इज ईथर। ये अल्कोहल है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये ईथर है। तीनों डिफरेंट हाइड्रोकार्बन हैं, इसके अलग कैरेक्टर हैं। अल्कोहल के कैरेक्टर अलग होंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रॉपर्टीज अलग हैं, और ईथर इन तीनों दोनों में सबसे अलग प्रॉपर्टी शो करता है। नो डाउट तीनों अलग अलग कंपाउंड्स हैं, तीनों अलग अलग हाइड्रोकार्बन है, सबकी प्रॉपर्टीज अलग है। बट आपसे पूछा जाए कि इन तीनों में कौन कौन से आपस में आइसोमर हैं, तो हम क्या करेंगे? हम कुछ नहीं जान रहे, सिर्फ हम ये जानते हैं कि जिन कंपाउंड्स के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होंगे वो आइसोमर्स होंगे। तो चलिए इनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हम डिस्कस करते हैं। आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखना आता है तो हम क्या करते हैं, इसमें देखिए कार्बन काउंट कीजिए 1, 2, C2, हाइड्रोजन काउंट कीजिए 3, 2, 5 एंड 1, कितना हुआ 6, C2H6 एंड फाइनली क्या बचा इसमें? ऑक्सीजन O1। तो इसका ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये हुआ। अब इसमें चेक कीजिए कार्बन कितने हैं, 1, 2, 3, दिस इज C3, हाइड्रोजन 3, 4, 5, 2 यहाँ पर है और एक यहाँ पर 6, C3H6, और ऑक्सीजन कितने लगे हुए इसमें 2, O2। ये इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अब थर्ड का देखिए, कार्बन कितने हैं 1 एंड 2, C2, हाइड्रोजन 3 एंड 3, कितने हुए H6, ऑक्सीजन कितना है इसमें 1, O1। इन तीनों हाइड्रोकार्बन के हमने जब मॉलिक्यूलर फॉर्मूले यहाँ लिख दिए हैं तो आपको एकदम क्लियर हो गया होगा कि कौन से कंपाउंड, कौन से हाइड्रोकार्बन के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। तो आप देख रहे हैं फर्स्ट और थर्ड हाइड्रोकार्बन के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, C2H6 C2H6O1, C2H6O1। इट मीन्स ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों से डिफरेंट है। तो बताइए इन तीनों में से कौन से दो आइसोमर्स हैं? ऑप्शंस आपको इस तरह से दे सकते हैं, 1 एंड 3, 1 एंड 2, 2 एंड 3, ठीक है, 1, 2 एंड 3, इस तरह से आपको देखना है। अभी हमको पता चल गया 1 एंड 3 क्या है, आइसोमर्स हैं। तो 1 एंड 3 देखिए, दिस इज 1 एंड 3,
1 and 2 आइसोमर्स हैं, नहीं है, ये नहीं हो सकता। 2 and 3 आइसोमर्स हैं, नहीं है। तीनों आइसोमर्स हैं, नहीं है। कौन से 2 आइसोमर्स हैं? 1 और 3। ठीक है, क्वेश्चन बताइए। तो आपको पहला ही ये जो याद रखना है, जो फैक्ट है वो ये है कि आइसोमरिज्म कौन शो करते हैं? आइसोमर्स करते हैं। एक्टिंग कौन करते हैं? एक्टर करते हैं। ड्राइविंग कौन करते हैं? ड्राइवर करते हैं। तो आइसोमरिज्म कौन शो कर रहे हैं? आइसोमर्स कर रहे हैं। और आइसोमर्स की पहचान क्या होगी कि आइसोमर्स के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होंगे? सेम होंगे। और देखिए अभी जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है लेकिन प्रॉपर्टीज इनकी क्या है? डिफरेंट है। तो डेफिनेशन फिर से अपने आप क्लियर हो गई क्या कि कंपाउंड्स विच हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, जिनके ऐसे कंपाउंड जिनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? सेम है, बट ड्यू टू सम रीजंस, वो रीजन कुछ भी हो सकते हैं, बट ड्यू टू सम रीजंस, किन्हीं कारणों से दे शो डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है? डिफरेंट है। तो ऐसे कंपाउंड्स को हम क्या बोलते हैं? आइसोमर्स। और इस एंटायर फिनोमेना को हम क्या बोलेंगे? आइसोमरिज्म। तो डेफिनेशन फिर देखिए, आपको रटनी नहीं है, समझनी है। कंपाउंड्स विच हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, कंपाउंड्स विच हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट ड्यू टू सम रीजंस, वो रीजंस स्ट्रक्चर हो सकते हैं, चेन हो सकती है, फंक्शनल ग्रुप हो सकते हैं, व्हाटएवर, ज्योमेट्री हो सकती है, ऑप्टिकल नेचर हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। हम उस पर कंसल्ट नहीं कर रहे, अभी उस पर फोकस नहीं कर रहे हैं, हम तो सिर्फ बता रहे हैं कंपाउंड्स विच हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट ड्यू टू सम रीजन दे शो डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, or we can say different properties. Okay, then such type of compounds are called isomers and this entire phenomena is called isomerism. Compound molecular formula same है but properties क्या है? Different है। उन दोनों कंपाउंड्स को या तीनों कंपाउंड्स को जो इनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम थे उनको हमने नाम दिया आइसोमर्स, और इस फिनोमेना को हम क्या बोल रहे हैं? आइसोमरिज्म बोल रहे हैं। तो ये रटनी नहीं है, आपको समझनी है। कोई नहीं पूछता कि आइसोमरिज्म क्या है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ आइसोमरिज्म। आपको ये माइंड में सेट करना है, जिन कंपाउंड्स के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है वो आइसोमर्स होंगे। उनकी प्रॉपर्टी क्या हो सकती है? डिफरेंट हो सकती है। चलेगा, कौन सी प्रॉपर्टी डिफरेंट होंगी हम जब बात करेंगे तब देखेंगे, अलग अलग डिटेल से पढ़ेंगे। तो आइसोमरिज्म आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा, आइसोमरिज्म क्या है और आइसोमर्स क्या है। तो आइसोमरिज्म आइसोमर्स शो करते हैं, और आइसोमर्स की खास बात क्या है कि उनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होते हैं? सेम होते हैं। तो सबसे पहले हमको क्लासिफिकेशन पढ़ना है, आइसोमरिज्म कैसे कैसी हो सकती है। आइसोमरिज्म, इसको हम मेन 2 क्लास में डिवाइड कर रहे हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म एंड स्टीरियो आइसोमरिज्म। स्टीरियो आइसोमरिज्म, आइसोमरिज्म, स्टीरियो या इसको स्पेशियल आइसोमरिज्म बोल सकते हैं। स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म एंड स्टीरियो आइसोमरिज्म, ठीक है। ये स्पेशियल आइसोमरिज्म भी बोल रहे हैं। स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म डिफरेंट स्ट्रक्चर्स की वजह से होता है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है बट स्ट्रक्चर्स डिफरेंट होने से ऐसे आइसोमर्स को हम स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बोलते हैं, और इस आइसोमरिज्म को बोलते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म। ये स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म अलग अलग हो सकती है, जैसे चेन आइसोमरिज्म, इसको स्केलेटन आइसोमरिज्म भी बोल सकते हैं। देन पोजीशन आइसोमरिज्म, फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म, देन मेटामरिज्म, एंड फाइनली है टोटोमरिज्म। ठीक है, एक होती है चेन रिंग, लेकिन हम उसको फंक्शनल ग्रुप में ही कंसीडर कर लेंगे, चेन रिंग आइसोमरिज्म। तो स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म होती है चेन आइसोमरिज्म, पोजीशन आइसोमरिज्म, फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म, मेटामरिज्म और टोटोमरिज्म। इनको सबको अलग अलग पढ़ेंगे। अब इधर आइए स्टीरियो आइसोमरिज्म। स्टीरियो आइसोमरिज्म को हम अगेन 2 क्लास में डिवाइड कर रहे हैं, कॉन्फिगरेशनल
कॉन्फ़िगरेशनल, कॉन्फ़िगरेशन में चेंज होने से ऐसा होता है। एक कन्फॉर्मेशनल, कन्फॉर्मेशनल, कन्फॉर्मर्स बनाते हैं, ये फ्री रोटेशन की वजह से होता है, ड्यू टू फ्री रोटेशन। इसको हम डिस्कस करेंगे बाद में। कन्फॉर्मेशनल, इसको रोटोमर्स भी बोलते हैं, इनके आइसोमर्स को रोटोमर्स बोलते हैं। कन्फॉर्मेशनल एंड कॉन्फ़िगरेशनल। कॉन्फ़िगरेशनल दो तरह की हो सकती हैं, जियोमेट्रिकल, ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म एंड ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। तो आइसोमरिज्म को हमने दो क्लास में डिवाइड किया, स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म एंड स्टीरियो आइसोमरिज्म। स्ट्रक्चरल को हम 5 मेन कैटेगरी में डिवाइड किया, चेन आइसोमरिज्म, पोजीशन आइसोमरिज्म, फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म, मेटामरिज्म और टेटामरिज्म। ठीक है। स्टीरियो आइसोमरिज्म, जिसको स्पेशियल आइसोमरिज्म बोलते हैं, वो कॉन्फ़िगरेशनल और कन्फॉर्मेशनल दो तरह की होती हैं। और कॉन्फ़िगरेशन में जो दो मेन जो इनके टाइप्स हैं वो हैं जियोमेट्रिकल और ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। ये क्लासिफिकेशन आप नोट कीजिए। अब हम बारी बारी से सबको अलग अलग पढ़ते हैं, क्वेश्चंस कैसे आते हैं साथ साथ वो भी देखेंगे। ठीक है, आप इसको नोट कीजिए। चलिए अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म की बात करते हैं। स्ट्रक्चरल की वजह से जो आइसोमरिज्म क्रिएट होती है उसको हम बोलते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म। इसमें सबसे पहले पढ़ने वाले हैं हम चेन। ओके, चेन आइसोमरिज्म। इसको स्केलेटन आइसोमरिज्म भी बोलते हैं। आइसोमरिज्म की डेफिनेशन पर फोकस कीजिए। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होंगे? सेम होंगे, बट ड्यू टू इन डिफरेंस किसमें, ड्यू टू रीजन क्या है, मैंने कहा ना ड्यू टू सम रीजन दे शो डिफरेंट प्रॉपर्टीज। तो यहाँ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होंगे, बट ड्यू टू डिफरेंट चेन या डिफरेंस इन स्केलेटन दे शो डिफरेंट प्रॉपर्टीज। इस चेन में डिफरेंसेस आने की वजह से मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, बट चेंजेस किस में आ रहे हैं? चेन में। चेन छोटी हो रही है, कहीं बड़ी हो रही है, कहीं ब्रांचिंग हो रही होगी, कुछ भी हो रहा होगा। चेन छोटी बड़ी हो रही है, चेन में चेंजेस आ रहे हैं। तो ऐसे हाइड्रोकार्बन या ऐसे आइसोमर्स को हम क्या बोल रहे हैं? चेन आइसोमर्स बोल रहे हैं। आपको क्या करना है इसमें? बस चेन को चेंजेस करते रहना है। फॉर एग्जांपल, जैसे मैं आपसे एक कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं कि ऐसा होता क्या, पहले तो आप समझ लीजिए। जैसे इसमें एक CH3, CH2, CH2 एंड CH3, ठीक है, दिस इज ब्यूटेन। और मैं इसमें अगर ब्रांचिंग कर देता हूं, दिस इज आइसोब्यूटेन, ब्यूटेन एंड 2-मिथाइल ब्यूटेन, 2-मिथाइल प्रोपेन, सॉरी, ब्यूटेन एंड 2-मिथाइल प्रोपेन। हमने IUPAC नेम पढ़े। तो इन दोनों के बारे में देखिए, दोनों के फॉर्मूला क्या है? C4H325678910। और आपको पता है एल्केन में CnH2n+2, तो C4H10। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी आप काउंट कीजिए, 1 2 3 4, C4 3 3 6 3 9 एंड 1 10, C4H10। बोथ हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। दोनों के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। इट मीन्स पक्के आइसोमर्स हैं। आइसोमर्स तो हैं, लेकिन ये कैसे आइसोमर्स हैं? तो आप लोगों को देखना है कि आइसोमर्स हैं, दे रखा है, आपसे पूछ ले कि किस तरह के आइसोमर्स हैं। ये फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स हैं क्या? फंक्शनल ग्रुप दोनों में एल्केन है, नो डाउट फंक्शनल ग्रुप तो नहीं है। ओके, पोजीशन आइसोमर्स है क्या? तो पोजीशन आइसोमर्स में तो जो IUPAC नेम है वो सेम रहता है, उसमें ग्रुप्स वगैरह सब्स्टिट्यूट चेंज होते हैं, लेकिन IUPAC नेम सेम होता है। हम डिस्कस करते थे, बताएंगे। ये ब्यूटेन है, ये 2-मिथाइल प्रोपेन है, प्रोपेन आ गया, ये ब्यूटेन आ गया। इट मीन्स ये पोजीशन आइसोमर्स तो नहीं हो सकता। तो फिर चेंजेस हो रहा है किसमें? चेन में। 1 2 3 4 4 कार्बन का स्केलेटन है। यहाँ पर लॉन्गेस्ट स्केलेटन कितना है? 3 कार्बन का। इट मीन्स ये ब्यूटेन है और ये प्रोपेन है। तो आप लोग देख रहे होंगे कि चेन में चेंजेस आने की वजह से ये दोनों मॉलिक्यूल आपस में एक दूसरे के क्या है? चेन आइसोमर्स। ये दोनों क्या है? चेन आइसोमर्स। और देखिए क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं। मैंने कुछ स्ट्रक्चर्स दी इस तरह से,
इन तीनों में कौन से चेन आइसोमर्स हैं? तो अब देखिए यहां पर 1 2, ठीक है, ये चेन कितने कार्बन की? 2 कार्बन की, ओके। और ये चेन 1 2 3 4 5 6, ओके। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इसमें कार्बन कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8। इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8। इट मीन्स इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो इनसे सेम है ही नहीं। इन दोनों के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? सेम है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, इन दोनों के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, ठीक है। दोनों के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखना चाहो तो लिख भी सकते हैं, और इनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम नहीं, डिफरेंट है, ठीक है। तो जब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होते हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है दोनों के, तो वो आपस में क्या होंगे? आइसोमर। और इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिफरेंट है, तो ये तो आइसोमर ही नहीं हुआ। तो 1 और 2 तो आइसोमर्स हैं, और 3 तो किसी के साथ आइसोमरिज्म शो भी नहीं कर सकता, क्योंकि इसके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ही डिफरेंट है। 1 2 3 4 5 6 कार्बन है, इनमें 8 कार्बन है। तो चलिए उसको तो हमने छोड़ दिया। अब हम बात करते हैं, ये 6 कार्बन की चेन है, ये भी 6 कार्बन की चेन है, इसमें तो कोई चेंजेस नहीं आ रहा है। फंक्शनल ग्रुप भी कुछ नहीं है। यहाँ देखिए कितने कार्बन की चेन है? 2 कार्बन की चेन। यहाँ देखिए सिर्फ ये 1 कार्बन की चेन है, इसमें भी क्या है? 1 कार्बन की चेन है। तो किस में चेंजेस आया है? चेन में चेंजेस आया। तो आप बता सकते हैं कि फर्स्ट एंड सेकंड क्या है? चेन आइसोमर्स है। क्या होंगे? चेन आइसोमर्स होंगे। और देखिए हम बात करते हैं, वन 2 3 4 एंड दिस इज 5th कार्बन, ठीक है, ओके। आपने लिखा इसके बाद में 1 2 3 4 एंड 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ये दोनों देखिए, ये दोनों स्ट्रक्चर 1 और 2, दोनों एल्केन है, दोनों में 5-5 कार्बन है, लेकिन इसमें चेन 1 2 3 4 5 की है, इसमें 1 2 3 4 या 1 2 3 4। तो इसमें चेन में चेंजेस आ रखे हैं। फंक्शनल ग्रुप सेम है, तो हम बोल सकते हैं 1 और 2 आपस में क्या है? चेन आइसोमर्स है। ये दोनों क्या है? चेन आइसोमर्स है। और देखिए C4H8 कितने चेन आइसोमर्स बना सकता है? 2, ऑप्शन 2 3, ऑप्शन 3 1, ऑप्शन 4 है ये 4। C4H8 कितने चेन आइसोमर्स बना सकता है? तो आप देखिए, बना के देखिए, ये C4H8 इट मीन्स क्या है? ये एल्कीन है, 1 2 3 एंड 4। कहीं पर भी आप डबल बॉन्ड लगा दीजिए, उसकी परवाह नहीं करनी, हमको तो सिर्फ चेन पर फोकस करना है, क्योंकि चेन की बात कर रहा है। CH3 CH2 H एंड H2, 1 2 3 4 3 2 5 6 7 8 C4H8। अब इसका चेन आइसोमर्स बनाना, तो आप क्या करिए, अभी 4 कार्बन का है तो आप 3 कार्बन का बनाइए, ठीक है, 3 कार्बन का बनाएंगे। ब्रांचिंग करेंगे तो टर्मिनल पर कर देंगे तो कंटिन्यूस ही बना देता, तो यहाँ पर आपको ब्रांचिंग करनी पड़ेगी। CH3 एंड CH2 और 1 2 3 4, इस पर वैलेंसी कंप्लीट है। तो 3 3 6 एंड 2 8, हाइड्रोजन 8 है, कार्बन 1 2 3 एंड 4। आपने देखा दोनों के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। अभी 1 2 3 4 कार्बन स्केलेटन है, अभी कंटिन्यूस 1 2 3 या फिर 1 2 3 कार्बन स्केलेटन है। इससे और ज़्यादा ब्रांचिंग आप नहीं कर सकते, ये इससे ज़्यादा ब्रांचिंग पॉसिबल नहीं। इट मीन्स ये कितने आइसोमर्स बनाएगा? 2 आइसोमर्स बनाएगा। तो C4H8 के चेन आइसोमर्स, सिर्फ चेन आइसोमर्स की बात कर रहे हैं। स्ट्रक्चरल में पूछे तो सारे बताने पड़ते हैं, अभी सिर्फ आपको क्या पूछा कि चेन आइसोमर्स कितने हैं, तो आप बताएंगे इसमें 2 चेन आइसोमर्स हैं। आपको कई सारे 2-4 स्ट्रक्चर्स दिए होंगे, उसमें बोलेगा कि कौन से चेन आइसोमर्स हैं, तो आपको पहचानने होंगे। तो चेन आइसोमर्स को पहचानने के लिए आपको फोकस करना होगा
चेन पर या फिर यूँ कहें कि स्केलेटन पर। तो अब आप लोगों को दो चीज़ें ढूंढनी होगी। पहली तो ये कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है कि नहीं। कई बार क्या करते हैं बच्चे, सीधा चेन पर डिस्कस करते हैं, फोकस करते हैं, और जबकि उनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, डिफरेंट है। तो पहला तो आपको ये चेक करना है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है कि नहीं। अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है तो फिर देखना है कि चेन आइसोमरिज्म में किस में डिफरेंस आएगा, चेन में डिफरेंस आएगा। तो चलिए, ये आपने पढ़ा चेन आइसोमरिज्म, तो कुछ एग्जांपल्स मैंने दिए, ये आपने सीखे। अब हम चेन आइसोमरिज्म के बाद में बात करते हैं पोजीशन आइसोमरिज्म। पोजीशन आइसोमरिज्म की बात करते हैं। पोजीशन आइसोमरिज्म कैसा भी आइसोमरिज्म हो, पहला काम तो आपको चेक करना है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है कि नहीं। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, देन हम दूसरी बात चेक करते हैं। पोजीशन आइसोमरिज्म में आपको क्या चेक करनी है, पोजीशन चेक करनी है। किसकी चेक करोगे, या तो फंक्शनल ग्रुप की, फंक्शनल ग्रुप, इसमें सारे फंक्शनल ग्रुप सेम होने चाहिए। अगर फंक्शनल ग्रुप ही चेंज हो गए तब तो फिर उस आइसोमरिज्म को हम फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म बोल देंगे। फंक्शनल ग्रुप सेम रहना चाहिए, सब्स्टिट्यूट सेम रहना, सब कुछ सेम रहना चाहिए, नहीं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहना चाहिए, लेकिन फंक्शनल ग्रुप में चेंज भी नहीं आना चाहिए। और दूसरा हम चेक कर सकते हैं सब्स्टिट्यूट, इनकी पोजीशन को चेक करना है। अच्छा, दूसरी खास बात क्या होगी इसके अंदर, पोजीशन आइसोमरिज्म में ये रहेगा कि इनके जो IUPAC नेम है उनमें पोजीशंस में वेरिएशन आएगा, लेकिन जो फाइनल जो नेमिंग है, मेन स्केलेटन की नेमिंग है, वो सेम रहेगी। जैसे ब्यूटीन, 1 ब्यूटीन, 2 ब्यूटीन, पोजीशन चेंज हो रही है, 1 ब्यूटीन, 2 ब्यूटीन। फॉर एग्जांपल हम देख लेते हैं CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ओके। और एक और देखते हैं CH3 CH डबल बॉन्ड CH एंड CH3, दोनों के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, C4H8 C4H8 C4H8, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, लेकिन दोनों की स्ट्रक्चर डिफरेंट है। इसमें डबल बॉन्ड यहाँ है, इसमें डबल बॉन्ड यहाँ, दोनों स्ट्रक्चरल आइसोमर है। लेकिन स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म में भी कौन सी आइसोमरिज्म शो कर रहे हैं, पोजीशन, क्योंकि इसमें नंबरिंग कर रहे हैं 1 2 3 एंड 4, ओके। इसमें हम बात करते हैं 1 2 3 एंड 4। तो यहाँ पर डबल बॉन्ड को 2 पोजीशन मिल रही है, यहाँ डबल बॉन्ड को 1 पोजीशन मिल रही है। इसका नाम क्या है, ब्यूट 1 इन, ब्यूट 1 इन, और दिस वन इज ब्यूट 2 इन, ब्यूट 2 इन, नाम सेम है, ब्यूट 2 इन, ब्यूट, लेकिन 2 और 1 पोजीशन में चेंजेस हैं, फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन चेंज है। इट मीन्स दीज बोथ मॉलिक्यूल्स आर पोजीशन आइसोमर्स, दोनों पोजीशन आइसोमर्स हैं। तो आपको पूछेगा कि ब्यूटीन, 1 ब्यूटीन और 2 ब्यूटीन, ये क्या है आपस में, ये पोजीशन आइसोमर्स हैं, ओके। देखते हैं और एग्जांपल्स देख रहे हैं। CH3 CH Cl CH3, okay, CH3 CH2 and CH2 Cl, 1 2 3 1 2 3, this is 2 chloropropane, this is 1 chloropropane। IUPAC नेम देखिए, क्लोरोप्रोपेन, क्लोरोप्रोपेन सेम आ रहा है, IUPAC नेम सेम है, लेकिन चेंजेस है तो किस में है, पोजीशन में। तो इट मीन्स ये दोनों क्या हैं, पोजीशन आइसोमर्स हैं, ये दोनों पोजीशन आइसोमर्स हैं, ठीक है। आपसे पूछा जाए कि C2H5Cl क्या पोजीशन आइसोमर्स शो करेगा, ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पोजीशन आइसोमरिज्म शो करेगा। तो 1 2 H H H H H एंड Cl। तो अगर मैं इस पर लगाता हूं तो ये क्या होगा, 1, पोजीशन क्या होगा, 1 क्लोरोइथेन। अगर मैं इसको चेंज करना चाहूँ, पोजीशन को यहाँ लगा दूँ, यहाँ H कर दूँ और यहाँ Cl लगा दूँ, तो अब नंबरिंग करेंगे तो इसको क्या देना पड़ेगा, 1 देना पड़ेगा। तो किधर भी लगाइए इस मॉलिक्यूल में Cl की पोजीशन 1 रहेगी, तो हम बोल सकते हैं ये पोजीशन आइसोमरिज्म शो नहीं कर पाएगा, क्योंकि Cl की पोजीशन दोनों ही तरह के स्ट्रक्चर्स में क्या थी, सेम थी। तो हम बोल सकते हैं C2H5
क्या है, C2H5Cl पोजीशन आइसोमर्स नहीं बना पाएगा। तो आप लोगों को स्ट्रक्चर बना के देख लेनी है। इसकी खास पहचान क्या रहेगी कि जो इसका IUPAC नेम है वो क्या रहेगा, लास्ट में सेम रहेगा। और बात करते हैं पोजीशन आइसोमर्स के और एग्जांपल्स देखते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये पूछा जाए कि ये बेंजीन, ठीक है, ये बेंजीन है, यहां पर लगा हुआ है Cl और ये लगा Cl, और एक दूसरा मॉलिक्यूल है Cl यहां लगा है और एक Cl यहां लगा, और तीसरा ये Cl यहां लगा और ये Cl यहां लगा है। तो ये पोजीशन नंबरिंग करते हैं 1 2 डाइक्लोरो बेंजीन। इसमें 1 2 3, ये क्या 1 2 3 क्या लिख सकते हैं, 1 3 डाइक्लोरो बेंजीन, 1 2 डाइक्लोरो बेंजीन। इसमें क्या लिखेंगे, 1 3 डाइक्लोरो बेंजीन, 1 2 3 4, 1 4 डाइक्लोरो बेंजीन, 1 4 डाइक्लोरो बेंजीन। या IUPAC नेम सेम आ रहा है सबका, डाइक्लोरो बेंजीन, डाइक्लोरो बेंजीन। पोजीशन चेंजेस आ रही है, 1 2 1 3 और 1 4। 1 2 पोजीशन को हम ऑर्थो पोजीशन भी बोलते हैं, ऑर्थो। 1 3 पोजीशन को मेटा पोजीशन बोलते हैं, 1 4 को हम बोलते हैं पैरा पोजीशन। तो दिस इज ऑर्थो पोजीशन, दिस इज मेटा पोजीशन एंड दिस वन इज पैरा पोजीशन। तो ऑर्थो, मेटा और पैरा आइसोमर्स, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, बस नाम अलग अलग, ऑर्थो मेटा पैरा। तो हम बोल सकते हैं ये तीनों आपस में क्या है, ये तीनों पोजीशन आइसोमर्स हैं, इनकी पोजीशन में क्या है, चेंजेस है, ठीक है। तो इस तरह से हमने देखा कि जिनकी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेंज है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो हमेशा हर आइसोमर्स में क्या आएगा, सेम होगा। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है बट सब्स्टिट्यूट और फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन में चेंजेस आ रहे हैं, तो ऐसी आइसोमरिज्म को हम क्या बोलते हैं, पोजीशन आइसोमरिज्म बोल रहे हैं। लेकिन इसकी एक पहचान बता रहा हूं, वो क्या होगा कि पोजीशन आइसोमरिज्म में पोजीशन को छोड़ दें, अलग कर दें, उसकी अनदेखी कर दें, तो हर आइसोमर के IUPAC नेम क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं। IUPAC नेम सेम है, कोई ऐसा स्केलेटन में चेंजेस नहीं है, सिर्फ चेंजेस है तो किस में है, पोजीशन में। और पोजीशन किसकी चेंज हो सकती है, फंक्शनल ग्रुप की चेंज हो सकती है या फिर सब्स्टिट्यूट की पोजीशन चेंज हो सकती है। पोजीशन में जैसे ही कोई चेंजेस हो, IUPAC नेम सेम हो, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो, तो हम पहचान जाएंगे ये क्या होगा, पोजीशन आइसोमर्स होगा। कल हम बाकी की आइसोमरिज्म पढ़ेंगे। आज इतना ही, थैंक यू।